औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बात कर लेंगे सऊदी अरब के मुतल्लिक और इसके साथ हम बात करेंगे दोनों एम्बेसी के मुतल्लिक। शामिल करेंगे उन भाइयों के कमेंट्स भी जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोज़ में किए थे। तो सबसे पहले मैं वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बता देता हूँ कि जिन भाइयों की डेट्स आज चेंज हुई है वो लाजमी बताएं, जिन भाइयों का वीज़ा लगा है वो भी लाजमी बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल के अबाउट सेक्शन लाजमी पढ़ा करें। किसी भाई को मसला होता है वो कमेंट्स में बताए। पहले माजरत मैं नीचे जवाब नहीं दे सका, लेकिन आज मेरी कोशिश यही होगी कि जितने कमेंट्स यहाँ पर हम शामिल कर लेंगे वो हम करेंगे और उसके साथ जो रह जाएंगे उनका जवाब भी मैं नीचे दे दूँगा। तो सबसे पहले आपको अपडेट एक देते चले सऊदी अरब के मुतल्लिक। जो उम्रा वीज़ा है वो आपको पता है कि बंद हो गए हैं और उसके साथ साथ जो मक्का में दाखिला है वो भी बंद कर दिया गया है। तकरीबन उसकी उन्होंने लास्ट डेट रखी है, तकरीबन 23 अप्रैल है। जिनके पास उम्रा वीज़ा है वो 23 अप्रैल तक ही इंटर हो सकते हैं, उसके बाद वो इंटर नहीं हो सकते। और 29 अप्रैल को सबको उन्होंने जो सऊदी गवर्नमेंट उन्होंने कहा है कि जिनके पास उम्रा वीज़ा है, गैर मुल्की हैं, वो लोग इसको छोड़ दें। अब बात यह है कि 23 अप्रैल डेट किस लिए रखी है? 23 अप्रैल डेट उन लोगों के लिए रखी है कि जो यहाँ के रहायशी हैं, जो शहरी हैं, सऊदी अरब में मुकीम लोग हैं, उन लोगों को 23 अप्रैल से 29 अप्रैल में अगर उन्होंने करना है तो उसके लिए उन्हें जो एप्लीकेशंस हैं उधर से तशरीह लेनी पड़ेगी। तशरीह के बाद ही यानी कि इजाज़त लेनी पड़ेगी। इजाज़त के बाद ही वो लोग परमिट यानी कि लेना होता है, उसके साथ ही वो इंटर होंगे। अगर परमिट नहीं है तो उसके नतीजा में वो इंटर नहीं हो सकते। इंटर होंगे तो ज़ाहिर बात है कानून है, तो उसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब जिन लोगों ने उम्रा वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिनको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, जिन लोगों ने फैमिली विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, फैमिली वीज़ों के लिए अप्लाई किया है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उनको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ये डेट उन्होंने रखी है तकरीबन जो 23 अप्रैल की डेट जो दी है इन्होंने इन शहरियों के लिए वो रखी है 10 जून तक, कि 10 जून के बाद फिर कोई भी यहाँ पर आकर उम्रा कर सकता है सऊदी अरब में मुकीम लोग। बाकी जो दूसरे हैं फैमिली विजिट वीज़ा और बिज़नेस विजिट वीज़ा, सिंगल एंट्री, ये सब बंद हैं। और एक और बात बताते चलें कि ये तजदीद भी बहुत मुश्किल से हो रहे हैं, मतलब कि तजदीद करना भी इनको इतना ईजी नहीं है। जिन लोगों ने एट द स्पॉट इन्हें तजदीद करने की कोशिश की है उन लोगों का तजदीद नहीं हो सका, तो इसलिए उनको सऊदी अरब लीव करके जाना पड़ा है। या जिन लोगों ने री एंट्री करनी थी तो री एंट्री करते हुए भी उनका तजदीद नहीं हो सका, तो इसलिए उनको सऊदी अरब में आना उनका मुश्किल हो चुका है। तो थोड़ा सा ये इन्होंने हज तक किया है, तो इंशाल्लाह हज के बाद ये सारे खोल देंगे। देखें, हमें भी कानून को फॉलो करना चाहिए। अब मेरे पास कई नीचे कमेंट्स आए हुए हैं कि जी हमने उम्रे के लिए अप्लाई किया है, हमें रिस्पॉन्स नहीं आया। तो देखिए वो नहीं आएगा ना रिस्पॉन्स, वो बंद है, तो आप थोड़ा सा सब्र कर जाएँ। और दूसरी बात ये है कि जब एक गवर्नमेंट ने एक फॉलोइंग असूल निकाल दिया है तो हम उसकी क्यों खिलाफ वर्जी करते हैं? जब हम पर भारी जुर्माने होते हैं ना, मेरा तो यही इल्तमास है कि जिसको भी पकड़ें उसको तकरीबन निशान बनाएं कानून का, पता लगे उस बंदे को कि उसने ये गलत किया है, और सब लोगों को दिखाएं कि इलीगल यहाँ पर जब एक नोटिफिकेशन निकाला है उस नोटिफिकेशन को क्यों फॉलो नहीं करते आप? उस नोटिफिकेशन को फॉलो किया करें। देखिए, रूल तोड़ने की आदत जो डेवलप है ना, ये कंट्रीज़ अपने असूलों के बिल्कुल पक्के हैं। अगर इन्होंने एक असूल निकाला है तो निकाला है, हम फिर भी धड़ाधड़ अप्लाई कर रहे हैं जी, सर नहीं लगेगा। ये अगर उन्होंने विजिट वीज़ा बंद कर दिया, तजदीद तक बहुत मुश्किल हो रही है, जिनके पास है उनकी तजदीद तक बहुत मुश्किल हो रही है। और आप कह रहे हैं कि जी हम उधर से अप्लाई कर रहे हैं और हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो वो नहीं आएगा ना। 10 जून तक वेट कर जाएँ, हज तक वेट कर लें, ये फैमिली ये सारा कुछ जो है हज तक वेट कर लें। एक मेरे पास कमेंट आया था जिन्होंने कहा था कि जी उनके कोई रिलेटिव हैं या कोई हस्बैंड हैं, वो उनको करना चाहते हैं, स्पॉन्सर करना चाहते हैं। तो देखिए, स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, उनको अप्लाई करना पड़ेगा। मोफा की वेबसाइट पर जाकर आपकी डिटेल देनी होगी, कुछ फीस पे करनी होगी, उसके बाद आपको वो स्पॉन्सर कर देंगे। अगर इकामा की वैलिडिटी होती है, उसमें इकामा की वैलिडिटी 6 माह तक चलती है, इकामा की वैलिडिटी होगी तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हज के दौरान बहुत मुश्किल है। और एक और सुन लें, एक और कमेंट था कि जिन्होंने कहा था कि जी मेरा वर्क वीज़ा है, मैं जद्दा आ जाऊँगा और वहाँ से उम्रा कर लूँगा। देखिएगा, अगर जद्दा से अगर आप आ गए और आपके पास मिट ना हुआ उस टाइम, तो मैं भी मेरे भाई आपको वहीं से ना गिरफ्तार कर लिया जाए या आपको वहीं पे या आपको जुर्माना ना कर दिया जाए। ये भी ज़रा थोड़ा सा ख्याल करें। जिसका जहाँ पे देखें वर्क है ना, वो वहाँ पे आए और वर्क ही करे, 2 महीने वर्क कर ले, उसके बाद वो उम्रा कर ले। मेरी तो सब भाइयों से इल्तमास यही है कि आप जितना बच सकते हैं बचें। ये पाकिस्तान नहीं है कि जहाँ पर आपको बहुत सारी नरमी दे दी जाएगी, यहाँ पर नरमी नहीं होगी। कानून के मामले में ये चीज़ सख्त है, आप कानून को फॉलो करें। हम यहाँ पे कहेंगे आपको हमेशा कि कानून फॉलो करें, खांचों के चक्कर में ना पड़े, कानून फॉलो करें। वो भी लोग इसका लिहाज करें कि उन्हें भी कानून फॉलो करना चाहिए कि एक नॉर्मल तादाद में अगर वीज़े आ रहे हैं तो वही लगने चाहिए। अभी मैं एम्बेसी की अपडेट दूंगा, तो एम्बेसी में जी खांचा सिस्टम है वो चुपचुपीता चल रहा है जी, VIP सिस्टम है, ठीक है। तो नॉर्मल सिस्टम के वीज़ा जो लेट हो रहे हैं वो भी सारा इशू यही है कि VIP वाले पहले निकल जाते हैं, नॉर्मल वाले पीछे रह जाते हैं। एजेंट हजरात हैं, अकदम ओरिजिनल उतार रहे हैं, दूसरे कदम लगा के भेज रहे हैं, खांचा सिस्टम में हर बंदे को डाल रहे हैं। देखें, पहली बात ये है कि आप एक बात हमेशा याद रखें,
अगर आप अपना प्रोसेस खुद कर रहे हैं फिर आपको किसी से या किसी एजेंट के से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर कमेंट करें, हम आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। ये जो 2 नंबर एजेंट नजर आते हैं, ये जो इश्तिहारों के नाम पे जी फलानी कंपनी ने 15 वीज़े निकाले हैं, उसमें तो 4 ड्राइवर के 8 इसके 9 इसके, और मेरे भाई आप लोग पहले ये कन्फर्म कर लिया करें कि वो वीज़े निकले भी हैं या नहीं। और आप क्यों जाते हैं ऐसी जगह पर जब तक आपका अकद अमल नहीं आता, एग्रीमेंट लेटर नहीं आता। एजेंट आपको कहीं जा रहा है आप मेडिकल करवाएं, आप कहें मुझे मेरा एग्रीमेंट लेटर दिखाया जाए, उस पर ब्लेम कर रहे हैं एजेंट कि जी एजेंट के साइन नहीं है, सॉरी कफ़ील के साइन नहीं है, आपके साइन नहीं है, ये क्या। तो भाई आपके साइन क्यों नहीं है, कफ़ील के साइन क्यों नहीं है, मुझे सिर्फ इतनी समझ नहीं आती। आप अपने जो यहाँ से भाई बनवा के भेज रहा है वो कफ़ील के साइन भी कराए और उस भाई के साइन भी कराए। जब एक एजेंट है, जब आप एक बंदे को उसका अकद अमल ही नहीं दिखाएंगे सारे, तो आप वो साइन कहाँ से आगे कर देगा, मुझे ये बताएं। आप उसको बुलाएं, उससे साइन करवाएं। पहले तो आज से 4-5 महीने पहले तो सब कुछ हो रहा था, एजेंट हजरात वो अकद अमल पर खुद ही डिज़ाइन करके साइन भेज रहे थे, सारा कुछ चल रहा था। तो अब क्या हुआ है, मुझे ये सिर्फ समझ नहीं आ रही। तो बहरहाल जब एक अकद अमल बनता है ना मेरे भाई, आपकी अगर एक जॉब हुई है, अकद अमल आपका बन रहा है ना, तो आप उसमें श्योर करवाएं कि आपके कफ़ील के साइन हों। अब तो मुफा भी स्टैंप तब करती है जब कफ़ील के साइन होते हैं, गुरफा तजारिया। तो फिर ये क्या चक्कर है एजेंट हजरात से, जब तक आप एग्रीमेंट लेटर भाई नहीं देख लेते, जब आपका एग्रीमेंट लेटर नहीं आ जाता, आप मेडिकल के चक्कर में ना पड़ें, अपना टाइम सेव करें। बाद में 2-2, 3-3 महीने आप इसी टेंशन में होते हैं कि जो 26,000 हमने लगाया है वो हमें दोबारा देना पड़ जाना है, और वो 26,000 आप दोबारा देते भी हैं सर, किसी ना किसी खांचे की सूरत में आप ज़रूर दे रहे होते हैं। तो ये खैर मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। अब अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर जो अच्छी कंपनियाँ या अच्छी एजेंसियाँ हैं सर, वो भी इसकी ज़मरे में आती हैं। तो बहरहाल ये आपसे यही कहना है कि नॉर्मल प्रोसेस यही है। यहाँ पर मेरे अलावा हज़ारों भाई यहाँ पर बैठे हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, मुझसे अच्छा गाइड करते होंगे, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब उनकी भी आप रहनुमाई लेंगे तो वो भी यही कहते हैं कि मेडिकल के दिन अगर आपने सेव करने हैं तो ज़्यादा एग्रीमेंट लेटर का इशू है ना, ओरिजिनल आना है सऊदी अरब से, वो जब आ जाए उसके अगले दिन आप मेडिकल करवाएं, उसके अगले दिन आप अपने फिंगरप्रिंट करवाएं, और उसके 2 दिन बाद चलें कराची पहुंच जाएगा। अगर वो आपका कराची का है या इस्लामाबाद का 1-2 दिन, तो 1 हफ्ता लगाना। बाकी देखें आपके पास 1.5 महीना बाकी है, और उस 1.5 महीने में आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब कई भाइयों को जिनको 2-2 महीने हो गए ना भाई, पहली बात यह है कि वो लोग अब कंसर्न हो जाएं। क्यों? क्योंकि सर आपको 2-2 महीने हो गए हैं, आपके एजेंट ने क्या पता आपकी डॉक्यूमेंटेशन ही ना भेजी हो एजेंसी, सॉरी एम्बेसी में आपकी डॉक्यूमेंटेशन ना भेजी हो, वो रख के बैठा हो अपने पास। क्यों? आपका मेडिकल करवा लेता है, आपका फिंगरप्रिंट करवा लेता है जी, फिर क्या कहते हैं जी एग्रीमेंट लेटर नहीं आया। एग्रीमेंट लेटर ही सब कुछ है, वो आपके पास नहीं है ना, तो आप काम नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट में काम नहीं हो सकता ये वाला। तो ये काइंडली आप थोड़ा सा इस पर कंसर्न हो जाएं। जिनको 2-2 महीने हो गए, हम अपने एजेंट हजरात को कंसर्न हो जाएं, एजेंट हजरात से पूछें कि भाई हाँ जी किधर गया हमारा सिस्टम। तो एम्बेसी में काम जारी है, एम्बेसी अपने वीज़ा नॉर्मल प्रोसेसों से लगा रही है, जिस भाई का अंदर जा रहा है उसका लग रहा है। ये है कराची एम्बेसी का। इस्लामाबाद एम्बेसी में तो कोटे का चक्कर नहीं है, और जो भाई अपना प्रोसेस खुद करवाता है ना, यहाँ से एग्रीमेंट बनवाता है या जो भी वकाला बनवाता है, वो कोशिश करे कि इस्लामाबाद एम्बेसी का बनाए। ये कराची को छोड़ दें, इस्लामाबाद एम्बेसी का बनाए, यहाँ पर उसके दिन भी बचेंगे और यहाँ पे प्रोसेस नॉर्मल चल रहा है। तो ये थी मेरी एम्बेसी के बारे में सारी आपसे अपडेट। अब कुछ कमेंट्स ऐसे हैं, एक भाई ने कमेंट किया है कि अटेस्टेशन का प्रोसेस बता दें कि QVP से डिग्रियाँ टेस्टेड करवानी हैं या कुछ वेरिफिकेशन करवानी है, या उसके अलावा सऊदी कल्चर से वेरिफिकेशन करवानी है, क्या ये ज़रूरी है, इसके बगैर वीज़ा लग सकता है या नहीं। देखें, यह मुनीब भाई ने पूछा था, ये सब के लिए है, वेरिफिकेशनों के हिसाब से, डिग्री वेरिफिकेशनों के हिसाब से, सब के लिए। मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास स्किल्ड वीज़ा होता है ना सर, उसकी वेरिफिकेशन ज़रूरी है। अब कहते हैं इसके बगैर नहीं लग सकता। देखें, आपका जो वकाला आया होगा ना सर, उसमें स्किल्ड का मेंशन होगा। तो जब स्किल्ड का मेंशन, जैसे डॉक्टरी का वीज़ा आता है ना, या इंजीनियर का वीज़ा आता है, उस पर आपका उन्होंने प्रोफेशन मेंशन किया होता है। अब डॉक्टरी का वीज़ा है, प्रोफेशन मेंशन है, तो जाहिर बात है आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा मेरे भाई, तो आप अगर पकड़े गए तो फिर मसला होगा आपके लिए। तो जो स्किल्ड पर्सन है उनके लिए ये वेरिफिकेशन ज़रूरी है, उसके बगैर वीज़ा नहीं लगता। QVP से वेरिफिकेशन आपकी एजेंट करवाएगा, फिर आपका वीज़ा लगवाएगा। मेरे ख्याल में वो जो वकाला है आपका, वो स्किल्ड का है, इसलिए उसने आपको कहा है वो टेस्टेड आपको करवानी पड़ेगी, तो काइंडली वो आप करवा लें। उसके अलावा जिनके पास डॉक्टरी का वीज़ा है, जो इंजीनियर का वीज़ा है, स्किल्ड फुल पर्सनस का वीज़ा है, ग्रेजुएशन के बाद है, ग्रेजुएशन से पहले है, जो भी है, अगर डिग्री वेरिफिकेशन ज़रूरी है, टेस्टेशन ज़रूरी है, तो वो ज़रूरी है सऊदी कल्चर से, वो आपको करवानी ज़रूरी है, लाजमी है। उस पर स्टैंप होती है, उसकी बैक साइड पर लगती है, वो फिर आप लेकर आते हैं, क्योंकि आपका जो वकाला यहाँ पर, सॉरी, आपका जो इकामा यहाँ पर बनना होता है वो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो जब आपको पास इकामा होगा ना, उस पर आपका स्किल्ड आपकी मेंशन होगी जो आपका वीज़ा है। तो इसलिए ये भाई ज़रूरी है। एक ने पूछा है कि नेफ्टेक का मसला आ गया था वर्क वीज़ा पे, थर्सडे को दिया है। देखिए, ये आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा,
तो इंशाल्लाह ये आपका वीज़ा लग जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। जिनका ऑब्जेक्शन आता है, देखिए वो ऑब्जेक्शन आपका मेडिकल सेव करा जाता है, लेकिन वो आपका जो वीज़ा है ना वो लग जाता है। एक ने पूछा अकद अमल पर कफ़ील का साइन होना ज़रूरी है। देखें ये ज़रूरी है, इसका इशू बन रहा है, पिछले दिनों में बहुत इशू बना है। तो अब एजेंट अगर इसका इशू बना के दे दे आपको वो अलग बात है, लेकिन एजेंट से लाजमी आप जो है ना वो एग्रीमेंट लेटर देखें, क्या पता उस पर साइन हो और वो साइड पर आके अपना लगा के भेज दे। सर ये बहुत चक्करबाजी है, ये मैं आपको अब बता रहा हूँ, ये ध्यान करें इस चीज़ का। उससे कहें भाई मेरा एग्रीमेंट लेटर दिखाओ, मुझे ज़रूरी है। नहीं दिखा रहा तो कोई हैंकी पैंकी लगा देगा, सीधी सी बात है। डॉक्टर मुस्तहसन पूछते हैं सर डॉक्टर साहब कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या एक वाइफ अपने हस्बैंड को रेजिडेंट वीज़ा पे स्पॉन्सर कर सकती है अपने इकामा पर? जी हाँ सर, बिल्कुल कर सकती हैं। 6 माह का वीज़ा, सॉरी 6 माह का अपना इकामा होना चाहिए, लेकिन अभी हज के दिन है तो हज के बाद ये हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उनको मोफा की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर विज़िट में करना पड़ेगा। तो विज़िट में वहाँ पे फैमिली विज़िट को सेलेक्ट करके वहाँ पर आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन है उन्हें वो ऐड करनी होगी। ये वो खोल के देखेंगे तो पता लग जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर आपकी वो थोड़ी सी फ़ीस होती है, वो आपको पे करनी होती है, और उसके बाद आपको सेम टू सेम आपका वो एक परमिट जारी हो जाता है, वकाला सिस्टम, वो आप अपना प्रोसेस करवाते हैं तशरीफ से अपॉइंटमेंट लेके इस तरह करके, तो वो आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका फैमिली का। तो आप ये कर सकते हैं ना, उम्रा वीज़ा पे भी आ सकते हैं, लेकिन फैमिली वीज़ा पे भी आप आराम से वो आपकी इन्फॉर्मेशन डाल के आप आ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्पॉन्सर हो सकता है जिनके पास इकामा होता है। साद मलिक कहते हैं लास्ट वीडियो में कमेंट किया था 27 मार्च को लगने गया था और मेडिकल 4 अप्रैल को एक्सपायर हो गया है। अब सैटरडे को एजेंट की कॉल आई है, वो कह रहा है आपका पासपोर्ट वापस आ रहा है, मेडिकल एक्सपायर की वजह से आपका वीज़ा नहीं लग रहा, मेडिकल दोबारा कराओ फिर वीज़ा लगेगा, इस बारे में गाइड करें। खांचे में लगने गया है, मंडे 8 बजे है, 8 PM है, लेकिन पासपोर्ट वापस नहीं आया और मुझे लगता है कि एजेंसी वाले ने डॉक्यूमेंट्स भेजे ही नहीं कराची। उसे चेक कैसे कर सकते हैं कि एजेंट ने डॉक्यूमेंट वैसे भेजे हैं या नहीं? देखें ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे भाई, पहले लास्ट बात का आपको जवाब दे दूं कि जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आप चेक नहीं कर सकते कि आपकी एम्बेसी पहुंची है या नहीं, ये आपके एजेंट को ही पता होता है। क्यों? क्योंकि उसने आपकी डॉक्यूमेंटेशन आपके ड्रॉप बॉक्स वाले को दी होती है, ड्रॉप बॉक्स अंदर लेके जा रहा होता है, ये आप कराची का है। तो सर आपकी बात एक तरीके से ठीक भी है कि एजेंट ने शायद भेजा ही ना हो, मेडिकल आपका एक्सपायर हो गया हो। तो अब ये होगा कि सर आपको मेडिकल दोबारा करवाना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा, मेडिकल करवा के उसे देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका ये वीज़ा लग सकता है। ये आप देख लेना, आपने अपने वो कोई इशू की वजह से मेडिकल पहले करवा लिया होगा, तो ये है, तो चेक नहीं कर सकते। तो ये आपकी बात एक तरीके से ठीक भी है कि शायद एजेंसी वाले ने डॉक्यूमेंट्स भेजे ना हो, या भेजे हो तो मेडिकल एक्सपायर हो गया हो, या उस टाइम भेजे हो जब मेडिकल नियर टू एक्सपायरी हो। तो आप काइंडली मेडिकल दोबारा करवा के उसे दे दें और फिर देखें। खान साहब आपने किस चीज़ का भरा है, मेडिकल का भरा है या किस चीज़ का भरा है, ये आपने मेंशन नहीं किया, तो काइंडली ये आप लाजमी मेंशन कर दें कि आपने किस चीज़ का भरा है। अगर मेडिकल का भरा है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। मीम पॉइंट पूछते हैं एप्लीकेशन डेट चेंज हो गई है लेकिन मेरा मेडिकल 17 को एक्सपायर हो जाना है, क्या वीज़ा लग जाएगा ना? इंशाल्लाह ज़रूर लग जाएगा। जिनकी डेट चेंज होती है मेडिकल बेशक एक्सपायर भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उनका सेव है, वो उन पर ऑब्जेक्शन भी लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सेव ही है मेडिकल, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। पूछते हैं कि अकद अमल का पेपर था मगर एजेंसी वाले ने कहा है कफील के साइन नहीं है, स्टैंप नहीं है, सिग्नेचर लगेगा क्या, एजेंट उसका है या नहीं? देखें एजेंट की बात ठीक भी है, क्योंकि अब एजेंसी में, सॉरी एम्बेसी में ये ज़रूरी हो गया कि आपके वो गुरफा तजारिया की, मुझे नहीं समझ आ रही कि आपने फिर ये मंगवाया कैसे अकद अमल, अगर आपकी स्टैंप ही नहीं है तो ये ज़रूरी है। कफील के साइन भी ज़रूरी है, आपके भी ज़रूरी हैं सर, और उसके साथ जो आपकी मोहर है ना गुरफा तजारिया की, वो भी ज़रूरी है। तो ये उसने दुरुस्त भी कहा होगा, लेकिन आप एक बार एजेंट से कहें कि थोड़ा सा मेरा एग्रीमेंट लेटर तो भेजे ना वो वाला, कि जो जिस पे आपका वो चीज़ें नहीं है। भाइयों की डेट चेंज हो गई है, वो थोड़ा सा इस वीक में तक वेट करें, इंशाल्लाह उनका लग जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, उनका इंशाल्लाह लग जाएगा। कि वीज़ा स्टैंप के लिए ओरिजिनल आईडी कार्ड चाहिए या आईडी कार्ड की कॉपी से भी स्टैंप हो जाएगा? देखें नहीं, शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी से नहीं होता, ओरिजिनल आईडी कार्ड ही चाहिए होता है, ओरिजिनल पासपोर्ट ही चाहिए होता है, इसके बगैर जो है वो आपका स्टैंप नहीं होगा, ये ऑब्जेक्शन लगेगा ना, आईडी कार्ड ओरिजिनल चाहिए होता है साथ। कुम एयरपोर्ट पर कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, काइंडली बताइएगा। देखें एयरपोर्ट पर जितने डॉक्यूमेंटेशन हैं वो ये है कि उसमें आपका अकद अमल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा, जो आपका पेपर होता है वो जब आप पहला बैरियर क्रॉस करते हैं उसमें आपका पासपोर्ट और आपका वीज़ा चेक होता है, उसके बाद आप पहला बैरियर क्रॉस करते हैं, उसके बाद वो आपका अकद अमल भी चेक कर सकते हैं। ये 2-3 चीज़ें हैं, लेकिन ये जो आपके एजेंट्स हज़रात हैं, ये एजेंसीज़ हैं, वो आपको लाजमी तौर पर सारे डॉक्यूमेंटेशन साथ दे के भेजती है विद इंश्योरेंस। ये बता दें कि एजेंट को डॉक्यूमेंट देने के बाद ऑनलाइन किस प्लेटफॉर्म से वीज़ा स्टेटस चेक कर सकते हैं, आया कि डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे या नहीं, हो गए हैं या नहीं, और काइंडली इस शिरके के बारे में कुछ बता दें, कैसी कंपनी है या कोई व्यूअर बता दे। देखें जी, ये कमेंट किया गया है एक भाई की तरफ से कि शिरके के बारे में बताया। देखें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हज़ारों शिरके यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये किसी के बारे में नहीं बताया जा सकता, हर शिरके का अपना ही एक असूल होता है। लेकिन किस प्लेटफॉर्म से चेक कर सकते हैं, मोफा की वेबसाइट पर चेक हो सकता है, उसके बाद ये आपका क्या नाम है, इतना इसको बारे में आप नहीं बता सकते कि ये आपका वीज़ा
सॉरी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, ये जब आपकी डेट चेंज होती है तभी आपको पता लगता है। हाँ, अगर कुछ केसेज ऐसे होते हैं कि जिनमें डेट चेंज नहीं भी होती तो वीज़ा लग जाता है। तो ये आप काइंडली देखें कि आप अपने एजेंट से कंटेक्ट में रहें, उनसे पूछें कि ये आपका वीज़ा सिस्टम जो है ये कहाँ तक पहुँचा है, तो वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह गाइड कर सकता है। अब जिन लोगों ने फैमिली विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है उनको रिस्पांस नहीं आना, हज के बाद वेट करें। जितने भी कमेंट्स ऐसे हैं तो वो मैंने आपको बताए हैं। तो अब जिसका रह गया है, देखें बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, जिसका रह गया है वो नीचे लाजमी कमेंट कर दे। ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी व नासिर।